नमस्कार, दृष्टि द साइन में आपका स्वागत है एक बार पुनः। जैसे कि दोस्तों संख्या पद्धति नंबर सिस्टम के बारे में हम बता रहे थे, तो यहाँ पर हमने बताया था कि संख्या पद्धति संख्या नंबर प्रतीकात्मक रूप से अगर हम किसी चीज़ को अगर हम बना देते, जैसे यहाँ पर हमने बनाया था 100 बनाया था, 201 बनाया था, 4 8 डॉट डॉट, इस तरह से बहुत सारे नंबर को एक प्रतीकात्मक रूप अगर देते हैं तो उसे हम संख्या कहते हैं। मार्केट में जाते हैं, कहीं जाते हैं, किसी तरह से जाते हैं तो एक सिंबल का हम प्रयोग करते हैं कुछ ना कुछ बताने के लिए, तो उस तरह से जो हम एक अंकों में करते हैं उसे हम संख्या कहते हैं। और सिस्टम का मतलब क्या हो गया कि उसको एक सिस्टम भाई, एक निकाय में एक कोई चीज़ बना दिया गया। जैसे क्या हुआ 100 बना दिया गया, एक सिस्टम बनाया गया, इसे सिस्टम कहते हैं। और दार्शनिक प्रणाली की बात मैं अगर करूं तो डेसिमल सिस्टम मैंने बताया था। तो डेसिमल सिस्टम क्या है, दार्शनिक प्रणाली क्या है, यानी कि 0 से लेकर के कुल, मतलब जैसे 0 से लेकर के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 तक, और 10 तक नहीं 9 तक, तो इसमें कुल कितनी संख्या है, 0 को अगर शामिल किया जाए 10 है। तो इसे हम कहते हैं दार्शनिक प्रणाली कहते हैं। हिंदू अरेबिक प्रणाली, इसे हम हिंदू अरेबिक प्रणाली भी कहते हैं। और फिर इसको बात अगर इस यहाँ पर करते हैं दार्शनिक प्रणाली की जो विशेषताएं हैं, तो दार्शनिक प्रणाली की विशेषताएं ये होती है कि जैसे मान लीजिए कि इसको लिखने के लिए सबसे पहले हमें किसका प्रयोग करना पड़ता है, 0 से लेकर 9 तक की जो संख्याओं का हम प्रयोग करते हैं उसे हम दार्शनिक प्रणाली की विशेषताएं बोलते हैं, पहला। दूसरा ये है कि अगर हम कोई संख्या लिखते हैं, जैसे यहाँ इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, कोई भी अगर लिखते हैं, मान लीजिए इस तरह से आगे अगर ऐसे लिखते जाते हैं डॉट डॉट करके, तो ये क्या है, इकाई के स्थान पर क्या है 8 है, दहाई के स्थान पर क्या है 5 है, सैकड़ा के स्थान पर क्या है 3 है, हज़ार के स्थान पर क्या है 4 है, 10,000 के स्थान पर क्या है 5 है। तो क्या है कि एक स्थान अगर हम जाते हैं, नहीं कि यानी दाएँ से बाएं की तरफ, अगर इधर से ये दायां है तो दाएं से अगर बाएं की तरफ जा रहे हैं, तो बाएं की तरफ जा रहे हैं, तो बाएं की तरफ जाने पर जो हर स्थान पर, मतलब हर एक स्थान पर अगर एक स्थान पे जाते इकाई से दहाई जाते हैं, तो उस अंकों में 10 गुना की वृद्धि होती है। उसके अंकों के मान में कितना वृद्धि होती है, 10 गुना की वृद्धि होती है। अगर हम बात करें इकाई से बाईं ओर, क्रमशः जितना आगे बढ़ते जाते हैं उतना ही अंकों के मान में 10 गुना वृद्धि होती जाती है। ठीक है, इस तरह से। अब अंकों के मान, अब हम अंकों के मान के बारे में बताने जा रहे हैं। जैसे अंकों के मान, तो अंकों के मान क्या है, अंकों के मान, अंकों के मान किसी भी संख्या में प्रयुक्त प्रत्येक अंक के कुल 2 मान होते हैं। मान लीजिए कोई संख्या है, तो कोई संख्या है तो उस संख्या में प्रयुक्त प्रत्येक अंक के 2 मान होते हैं। कितने मान होते हैं, 2 मान होते हैं। पहला आपका एक होता है वास्तविक मान होता है, जिसे हम वास्तविक या एक्चुअल वैल्यू कहते हैं, जिसे रियल वैल्यू कह सकते हैं। और दूसरा क्या होता है, स्थानीय मान होता है, स्थानीय मान होता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जो वास्तविक मान है, वास्तविक मान किसे कहते हैं। तो वास्तविक मान का मतलब ये जो है ये कभी बदलता नहीं है। क्या नहीं होता है, कभी नहीं बदलता, क्योंकि ये रियल है, एक्चुअल है, तो कभी नहीं बदलता। दूसरी बात ये कह लें कि ये कभी नहीं बदलता, और इससे वास्तविक मान को हम क्या होता है, ये एक स्थिर मान होता है, और इसे हम और अन्य नामों से जानते हैं। जैसे इसे हम अगर बात करें यहाँ पर, तो जातीय मान बोलते हैं। कौन से मान बोलते हैं, जातीय मान बोलते हैं। जातीय मान के बाद भी क्या बोलते हैं, अंकित मान भी बोलते हैं, अंकित मान भी बोलते हैं। जातीय मान के बाद अंकित मान बोलते हैं, या हम कह सकते हैं इसे शुद्ध मान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शुद्ध मान भी कहा जाता है। अब जैसे कोई संख्या है, मान लीजिए हमने संख्या दे दिया 5235 दे दिया, तो 5235 में जो अंक 5 है, ये 5 है और यहाँ है, तो ये क्या है, यहाँ पर 5 के दोनों स्थानों का जो वास्तविक मान है, यानी कि इकाई स्थान और हज़ार स्थान पर दोनों का जो वास्तविक मान है वो क्या है, 5 ही तो है। अभी
वास्तविक मान है, इसलिए यहाँ पर खाली मान की बात हो रही है, वास्तविक मान की बात हो रही है। तो वास्तविक मान का मतलब हो गया कभी नहीं बदलता। इसे हम अन्य नामों से भी जानते हैं, जातीय मान, अंकित मान या शुद्ध मान। जैसे कि कभी कभी एग्जाम में दे देता है, मान लीजिए एग्जाम में दे दिया 4355 दे दिया, ठीक है। तो ये दे दिया कि इसके इकाई और दहाई के स्थान पर जो अंक आता है उसे हम कौन सा मान कहते हैं? वास्तविक मान कहेंगे, जातीय मान कहेंगे, अंकित मान कहेंगे, शुद्ध मान कहेंगे या इनमें से सभी कहेंगे? तो इनमें से सभी कहेंगे, क्योंकि सारा चीज़ तो एक ही मान से है। अब बात करते हैं वास्तविक मान। तो दोनों स्थानों का जो वास्तविक मान है वो क्या है? 5 है, इकाई और दहाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आता है। अब जैसे वास्तविक मान के बाद जातीय मान, अंकित मान के बाद क्या आता है? यहाँ पर यह आता है कि जैसे मान लीजिए कि कोई चीज़ है, अगर मान लीजिए कोई वैल्यू है यहाँ पर। अब ये कौन सी वैल्यू है? जैसे मान लीजिए यहाँ पर जातीय मान, अंकित मान। अब यहाँ पर दूसरा आपका आता है स्थानीय मान। क्या आता है? स्थानीय मान। अब स्थानीय मान किसे कहते हैं ये ध्यान देंगे। स्थानीय जिसे प्लेस्ड वैल्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लेस्ड वैल्यू कहते हैं। अब देखिए, किसी अंक का वह मान, स्थानीय मान का मतलब हो गया क्या? किसी अंक का वह मान। जैसे मान लीजिए 5285 दिया गया है, तो किसी अंक का वह मान जो उसके स्थान विशेष के कारण होता है उसे हम स्थानीय मान कहते हैं। अब मान लीजिए 5 को ही बात अगर करते हैं तो इकाई के स्थान पर और दहाई के स्थान पर दोनों संख्या क्या है? समान है, यहाँ 5 ही है। लेकिन दोनों का स्थानीय मान अगर हम बात करें तो दोनों का अलग अलग मान होता है। जैसे इकाई के स्थान में तो 5 का गुणा इकाई का कर देंगे, 1 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। अब यही इस 5 का अगर कर देंगे यहाँ पर तो क्या आ जाएगा? 5 गुणे, अब देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा तो 1000। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा और 1000, इकाई, दहाई, सैकड़ा और 1000, तो 1000वें स्थान पर है। इसमें क्या करेंगे? 1000 का गुणा करेंगे, तो 1000 का गुणा करने के बाद क्या आ जाएगा? 5000 करेंगे। तो इसके क्या हो गया? यानी कि किसी अंक का वह मान जो उसके स्थान विशेष के कारण उसे अलग बनाता हो उसे हम स्थानीय मान कहते हैं। अर्थात 5285 में इकाई और 1000वें स्थान पर दोनों सेम अंकों का जो मान है वो अलग अलग है। एक 5 है तो एक 5000 है। तो मुझे उम्मीद है कि स्थानीय मान आपको समझ में आ रहा है। अब बात करते हैं, अगर किसी संख्या में एक से अधिक बार आए अंक का वास्तविक मान अगर समान होगा तो ये कब होगा? जबकि स्थानीय मान क्या होगा? भिन्न भिन्न। अगर हम इसी की बात, अगर हम वास्तविक मान की बात करें तो यहाँ पर अगर वास्तविक मान करें तो दोनों क्या है? समान है। तो यहाँ पर अगर हम ये बात करते हैं, वास्तविक मान की बात करते हैं, क्या करते हैं? वास्तविक मान की बात करते हैं, तो वास्तविक मान यहाँ क्या है? 5 है, मतलब दोनों समान है। क्या है? दोनों समान है यहाँ पर। लेकिन अगर यहाँ पर स्थानीय मान की बात करें तो स्थानीय मान दोनों में क्या है? दोनों में अंतर है। एक 5 है तो दूसरा 5000 है, तो दोनों में ये अंतर है। ठीक, अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट की बात करते हैं। जैसे संख्याओं के प्रकार की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? संख्याओं के प्रकार की बात करते हैं। संख्याओं के प्रकार, तो संख्याओं के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? तो संख्याओं के प्रकार जो है निम्न प्रकार के हैं। पहले अगर हम बात करें, यहाँ पर प्राकृतिक संख्या की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। जैसे हम इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं। अब हम जो गणना करते हैं, किसी चीज़ को गिनने के लिए जो हम प्रयोग करते हैं, जो संख्या का प्रयोग करते हैं, उसे हम कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि 1 से शुरू होता है और वो कहाँ तक जाता है, उसका मान अनंत तक होता है। तो ये जो सिंबल है इसे हम क्या कहते हैं? अनंत कहते हैं। तो इसी संख्या को हम नेचुरल नंबर कहते हैं। कहने का मतलब, अगर किसी वस्तु को गिनना हो या गणना करने के लिए
हम जो अंक का प्रयोग करते हैं उसे हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। इसे हम कैपिटल N या स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं और ये जो चिन्ह है इसे हम अनंत कहते हैं। दूसरा आता है यहाँ पर पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं? इसका नाम जैसे है, नाम से ही पता चल रहा है पूर्ण संख्याएं। इसका मतलब क्या हो गया, ये प्राकृतिक संख्याएं तो हैं, लेकिन जो जीरो है ये कैसी संख्या है? ये बाद में बनाया गया, लेकिन एक संख्या का मतलब हो गया, इसे कैसे किया गया? पूर्ण संख्या, नहीं इसे इंग्लिश में होल नंबर कहा जाता है। अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। अब पूर्ण संख्या का मतलब, अगर अब मान लीजिए प्राकृतिक संख्या मैंने लिख दिया, प्राकृतिक संख्याएं मैंने लिख दिया। अब प्राकृतिक संख्याओं में अगर हम जीरो को भी शामिल कर लें तो क्या होता है? पूर्ण संख्या बन जाता है। अर्थात जीरो और प्राकृतिक संख्या का मान रख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 कहाँ तक? अनंत तक ले लिया। तो इसे हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। इसे हम कैपिटल W से प्रदर्शित करते हैं। तो कहने के मतलब, प्राकृतिक संख्याओं के साथ अगर जीरो को भी शामिल कर लिया जाए तो वह संख्याएं कौन सी संख्या बन जाती है? पूर्ण संख्याएं बन जाती है। इसे हम कैपिटल W से प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल W बराबर 0 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट अनंत तक होता है। अब बात हम करते हैं, अगर तीसरा पॉइंट अगर बात करें तो यहाँ पर पूर्णांक की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? पूर्णांक। अब यहाँ पूर्णांक में और पूर्ण संख्याओं में दोनों में अंतर है। पूर्णांक माने हो गया क्या? यहाँ पर इंटीजर है। अब इंटीजर का मतलब क्या हो गया? अब इंटीजर का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए कि एक हमने ले लिया ऋण, एक हमने ले लिया जीरो, एक हमने ले लिया पॉजिटिव। कहने का मतलब, जो भी संख्या अगर हम शुरू करते हैं तो जीरो से शुरू करते हैं। जैसे मान लीजिए जीरो से अगर हम इधर जाएंगे, दाएं तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव होगा, अगर हम बाएं तरफ जाएंगे तो निगेटिव होगा। तो जो पॉजिटिव होगा उसे धन पूर्णांक संख्याएं कहते हैं, जो निगेटिव होगा इसे ऋण पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। और जीरो क्या है? जीरो नंबर एक है ही है, यानी कि शुरुआत हम जीरो से करते हैं। यानी कि ये बात हम कह सकते हैं कि ऋण पूर्णांक का मतलब हो गया -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट माइनस इनफाइनाइट तक। जीरो से जाएंगे ऐसे इधर इधर, और इसी तरह जीरो से आगे जाएंगे +1 +2 +3 +4 इस डॉट डॉट अनंत तक जाएंगे। तो इसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं, को एक साथ पूर्णांक कहा जाता है। अर्थात ये भी कह सकते हैं जीरो के साथ प्लस और जीरो के साथ माइनस, ये तीनों प्रकार की संख्याएं अगर एक साथ कहीं लिखी गई हो तो उसे हम पूर्णांक कहते हैं, इंटीजर कहते हैं। और धन पूर्णांक का मतलब हो गया जो प्लस में लिखा जाता है, अर्थात जीरो से दाएं की तरफ हो जाता है संख्या। मतलब दाएं तरफ जाएंगे तो संख्याओं में बढ़त होगी, और इसके बाएं में जाएंगे तो संख्याएं क्या होगी? घटती जाती है। और जिस संख्या का मान, जैसे मान लीजिए -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, तो -4 बड़ा है, माइनस इनफाइनाइट है कि -1 बड़ा है। तो यहाँ पर जितने संख्या, मतलब जो ऋण संख्याओं में आता है, वो संख्या अगर 1 दिया गया है, सबसे कम संख्या के अगर सामने माइनस दिया गया हो तो सबसे जो है वो क्या कहलाती है? सबसे बड़ी संख्या कहलाती है। और सबसे छोटी संख्या का मतलब हो गया माइनस इनफाइनाइट अगर दिया हो तो सबसे छोटी। मतलब अगर अधिक संख्याओं के मतलब दो संख्या है, 2 और -2 और -4, तो 2 तो मतलब देखने में क्या लग रहा? 2 मतलब हो गया कि 2 कम लग रहा, 4 क्या ज़्यादा लग रहा। लेकिन यहाँ क्या है? ऋण पूर्णांक में ऐसा नहीं। ऋण पूर्णांक का मतलब हो गया कि ऋण पूर्णांक में जो संख्या सबसे अधिक होती है और साथ ही उसकी माइनस लगी होती है, उन दोनों में कंपेयर किया जाए तो -4 लगी है ये सबसे छोटी संख्या होगी, और सबसे बड़ी संख्या होगी -1 होगी या -2 होगी। कारण यह है कि जीरो की तरफ वो क्या होती है? अग्रसर होती जाती है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ऋण पूर्णांक, धन पूर्णांक, इस तरह से यहाँ पर जो प्राप्त नहीं की जा सकती। अगर हम बात करें सबसे बड़ी संख्या -1 है। ऋण पूर्णांक में सबसे बड़ी संख्या क्या? -1। और ऋण पूर्णांक में सबसे छोटी संख्या क्या? माइनस अनंत है। इसी तरह से धन पूर्णांक में सबसे छोटी संख्या क्या? 1 है, मतलब 1 है। अब जीरो तो छोटी है ही है 1 से, तो अब मतलब, और धन पूर्णांक में सबसे बड़ी संख्या क्या? प्लस अनंत है, इसे अनंत कहते हैं। ठीक,
अब नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर, तो नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट का मतलब यहाँ होगा, जैसे मान लीजिए कोई भी हम यहाँ पर ले लेते हैं क्वेश्चन, एक शून्य की बात अगर करते हैं, किसकी बात करते हैं, शून्य, जीरो, शून्य, जीरो। अब जीरो क्या है, अब जीरो का मतलब हो गया कि इसे हम अगर बात करें नॉर्मल तरीके से जीरो लिखते हैं, क्या लिखते हैं, संकेत में जीरो लिखते हैं। एक संकेत की अगर बात करें, एक सिंबल की बात करें, तो संकेत में इसे हम जीरो लिखते हैं, ठीक। तथा यह सबसे छोटा अंक, अब भाई जीरो क्या है, सबसे छोटा अंक है, और किसी संख्या में अगर शून्य जोड़ दें, मान लीजिए किसी संख्या में शून्य जोड़ दें या घटा दें, तो संख्या के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कैसे, मान लीजिए अगर 1 में हम जीरो जोड़ दे रहे हैं या 1 में जीरो घटा दे रहे हैं, दोनों ही स्थिति में दोनों का मान 1 ही आएगा। इसलिए ऐसी संख्या में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्या नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते, परंतु अगर हम बात करें इसमें कि कोई प्रभाव तो नहीं पड़ता है, ठीक, लेकिन अगर किसी संख्या में जीरो का हम गुणा कर दें, किसी संख्या में मान लीजिए 2 में जीरो का गुणा कर दें, तो उसका मान हमेशा जीरो आता है। क्या आता है, जीरो ही आता है। अब जीरो आता, अब शून्य को चाहे जिस संख्या में जीरो का अगर गुणा किया जाए तो उसका मान हमेशा जीरो ही आता है। अगर हम बात करें शून्य को किसी संख्या के बाएं लिखने, मान लीजिए अगर शून्य को अगर हम इसके बाएं लिख रहे हैं, ऐसे चाहे जितना हम जीरो लगाते जाएं, तो उस संख्या का मान हमेशा 1 ही होता है। लेकिन अगर इसी संख्या के अगर हम दाएं में अगर जीरो लिखते जाते हैं, जितने लिखते जाएंगे उसके अंकों में, उसके संख्याओं में 10 गुना की वृद्धि होती जाती है। कहने का मतलब ये कह सकते हैं, दाहिनी ओर लिखने पर संख्या के मान 10 गुना बढ़ता जाता है। तो शून्य का शून्य से गुणनफल अगर हम बात करें यहाँ पर, जैसे शून्य का शून्य से गुणनफल, ये क्या है, अपरिभाषित है। क्या है, अपरिभाषित है, मतलब इसे डिफाइन नहीं किया जा सकता है, अपरिभाषित है। अगर शून्य से शून्य का गुणनफल किया जाए तथा अगर भागफल किया जाए, जीरो में जीरो से भाग दिया जाए, तो ये भी क्या है, ये भी अपरिभाषित है। तो मुझे उम्मीद है कि सवाल समझ में आ रहा है। तो दोस्तों, जैसे मान लीजिए अगर यह आप हमारा वीडियो देखते हैं, अगर आपको मैथ जीरो आता है, तो यकीन मानिए कि हम आपको मैथ जीरो से आपको मैथ के शिखर तक पहुंचाएंगे, जो एसएससी, बैंक और रेलवे और विभिन्न प्रकार की एग्ज़ामों में क्या है, यूपीपीएससी, तमाम प्रकार के ये जो एग्ज़ामों में ये बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होगा। दोस्तों, इसकी मत करिएगा, ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो। अगर ये वीडियो पसंद आ रहा तो इसको लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करिए, ताकि हम आपको इसी तरह का वीडियो बनाते रहें और पूरी एक कंप्लीट वीडियो, पूरी मैथ की एक कंप्लीट वीडियो, पूरे कॉन्सेप्ट के साथ हम आपको वीडियो लाते रहेंगे, पढ़ाते रहेंगे। अब यहाँ पर बात करते हैं, जैसे चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सम संख्या। अब सम संख्याओं की अगर हम बात करें, किसकी बात करें, सम संख्याओं की। अब सम संख्याओं की बात करें, एक बात और देखिए, अगर प्रत्येक पूर्णांक, मान लीजिए पूर्णांक का मतलब क्या हो गया, जो -1, -2, 0 या +1, +2 अपने पूर्ववर्ती पूर्णांक से एक अधिक है, तो पूर्ववर्ती माने जो पहला लिखा हुआ है, ठीक है, मान लीजिए ये है, तो इसके पूर्ववर्ती पर 0 है, तो 0 से अगर एक अधिक है यानी कि 0 + 1, तथा परवर्ती से एक कम है, मतलब 2 से एक कम है, 2 से एक कम है, तो इसका मतलब 2 एक कम है, तो किसी पूर्णांक में एक जोड़ देने पर ठीक अगला अंक आता है, 0 के बाद 1 आता है, 2 के पहले 1 आता है। तो इस प्रकार से जो है इसका पूर्व वाला पद प्राप्त हो जाता है, इसका आगे वाला होता है, यानी कि जिसे हम कहते हैं उत्तरवर्ती कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्तरवर्ती कहते हैं और पूर्ववर्ती कहते हैं। अब बाद में प्राप्त हो रहा है तो उसे हम
उत्तरवर्ती कहते हैं, और पहले प्राप्त हो जा रहा है उसके, जैसे 2 के पहले 1 आता है तो उसे पूर्ववर्ती, और 2 के बाद जो आता है उसे हम उत्तरवर्ती कहते हैं। ठीक है, या 1 के बाद 2 आता है तो 2 क्या है, उत्तरवर्ती है। अब यहाँ नेक्स्ट जैसे है सम संख्याएं, क्या है, सम संख्याएं। सम संख्याएं किसे कहते हैं? और सम संख्या का मतलब हो गया इवन नंबर, इंग्लिश में कहा जाता है। एक ऐसी संख्या, इवन नंबर्स, ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। मान ली कोई संख्या है, यहाँ पर कोई संख्या है, कोई का मतलब हो गया भाई कुछ भी संख्या हो सकती है, अगर वो 2 से भाग देने पर वो पूर्णतः विभाजित हो जाता है। क्या हो जाता है? पूर्णतः विभाजित हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं सम संख्या कहते हैं। अब सम संख्या का मतलब होता है 2 प्रकार का होता है। पहला होता है धन सम संख्या। पहला क्या होता है? धन सम संख्या होता है। क्या होता है? धन सम संख्या होता है। दूसरा क्या होता है? ऋण सम संख्या होता है। कौन संख्या है? ऋण सम संख्याएं होता है। धन में जो होता है 2, 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट इसी तरह से अनंत तक। और इसमें क्या होता है? ऋण में क्या होता है? -2, -4, -8, -6, -8 डॉट डॉट माइनस अनंत तक। तो यही जो ऋण सम संख्या लिखा गया, तो अगर हम 2 से भाग दें तो 1 आएगा, 4 में 2 से भाग दें तो 2 आएगा। कहने का मतलब ये है कि ऐसी स्थिति में जो शेषफल होगा वो 0 अगर आता हो तो उसे हम कहते हैं सम संख्या कहते हैं। अगर किसी संख्या में हम 2 से भाग देने पर या 2 से भाग देते हैं और वह पूर्णतः विभाजित हो जाता है तो उसे हम सम संख्या या इवन नंबर कहते हैं। ठीक है, यह 2 प्रकार का होता है। पहला ही धन सम संख्या है, दूसरा एक ऋण सम संख्या है। धन सम संख्या है प्लस से लिखा जाता है, ऋण सम संख्या है माइनस से लिखा जाता है। अब बात यहाँ पर अगर हम करते हैं कि जैसे विषम संख्याओं की बात करते हैं, किस संख्या की बात करते हैं? विषम संख्याओं की बात करते हैं। तो विषम संख्याएं क्या होती है, यहाँ ध्यान देंगे। विषम संख्याएं, विषम संख्याएं क्या है? तो विषम संख्याएं जिसे हम आड नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? आड नंबर कहते हैं। ठीक है, आड नंबर। आड नंबर का मतलब क्या हो गया कि ऐसी कोई संख्या हो, कोई संख्या, कोई भी संख्या दे दिया और 2 से भाग देने पर वह पूर्णतः विभाजित नहीं होता है तो उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। विभाजित मतलब जो पूर्णतः विभाजित ना हो, उसका कुछ ना कुछ शेषफल बचता हो, शेषफल बचता हो, उसे हम कहते हैं, बचता है, उसे हम कहते हैं विषम संख्याएं या आड नंबर कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए विषम संख्या 1, 3 यानी 1, 3, 5, 7, 9 डॉट 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 अनंत तक। तो इस प्रकार से ये क्या है? विषम संख्याएं। इसमें भी धन विषम संख्या, ऋण विषम संख्याएं आती हैं। अब नेक्स्ट आपका आता अगला भाज्य संख्याएं। क्या आता है? भाज्य संख्याएं। तो भाज्य संख्याएं हम किसे कहते हैं? ध्यान दीजिए, भाज्य संख्याएं वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा, मान लीजिए हमने कोई संख्या ले लिया, 5 ले लिया, जो एक तथा स्वयं के अलावा मतलब 5 के अलावा किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए, उन्हें हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। अब यहाँ पर 5 के अलावा हमने क्या ले लिया? 8 ले लिया, यानी कि वे धन संख्याएं जो एक तथा स्वयं के अलावा भी किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। अब जैसे अगर बात करें 1 से क्या होगा? भाग देंगे तो 8 बार आएगा ही और शेषफल 0 आएगा। लेकिन 8 में 8 से भाग देंगे तो 1 आएगा। लेकिन 8 में किसी अन्य संख्या से भाग दें तो 2 चौक 8, 2 चौका 8 तो 4 आया। तो या 8 में 4 से भाग दिया, 4 दूनी 8 आया। तो किसी अन्य संख्या से भी भाग जा रहा है तो ये संख्याएं कहलाती हैं भाज्य संख्याएं। क्या कहलाती है? भाज्य संख्याएं कहलाती है। मतलब एक ऐसी संख्या, जैसे मान लीजिए 8 मैंने लिया था, जो एक तथा स्वयं, एक तथा
स्वयं के अलावा अन्य संख्या से पूर्णतः क्या हो, विभाजित हो जाए तो उसे हम कहते हैं भाज्य संख्याएं कहते हैं। तो भाज्य संख्याओं का उदाहरण 6, 8, 9, 10, 12, 14 डॉट 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 इस तरह से क्या है, ये भाज्य संख्या है, क्योंकि ये एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्या से तीन चीज़ से, नहीं स्वयं से और अन्य संख्या से भी ये क्या पूर्णतः विभाजित हो जा रही है, इसे हम कहते हैं भाज्य संख्याएं कहते हैं। कम से कम तीन संख्याओं से अवश्य विभाजित हो, कम से कम क्या हो, तीन संख्याओं से। कितने संख्याओं से? तीन संख्याओं से। तीन संख्याओं मैंने क्या लिया, जैसे 1 लिया, स्वयं लिया और अन्य संख्या से अवश्य विभाजित होता हो, उसे हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ आता है अभाज्य संख्याएं। क्या आता है? अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या का मतलब हो गया क्या, जैसे हमारे लिए प्राइम नंबर है, कौन नंबर है, प्राइम नंबर्स है, ठीक है। अब इसे क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर्स कहते हैं, ये प्राइम नंबर्स है। अब प्राइम नंबर्स का मतलब हो गया, जैसे अब देखिए यहाँ पर, अब कंपोजिट नंबर ये हो गया और ये प्राइम नंबर हो गया, इसे हम कहें कंपोजिट नंबर बोलेंगे, मान लीजिए कंपोजिट नंबर। अब इसे प्राइम नंबर्स कहते हैं। अब प्राइम नंबर्स किसे कहते हैं, ये ध्यान देंगे। प्राइम नंबर्स यानी कि एक ऐसी संख्या हो, एक ऐसी संख्या जो स्वयं तथा वन के अलावा किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित ना होता हो। क्या ना होता हो? पूर्णतः विभाजित ना होता हो तो उसे हम कहते हैं अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए 2 ले लिया, 3 ले लिया, 5 ले लिया, 7 ले लिया, 11 ले लिया, डॉट डॉट आज इसी प्रकार के बहुत सारी संख्या है। अब 2 क्या होगा, 2 को अगर हम विभाजित करेंगे तो 1 से कटेगा या 2 से ही कटेगा। तो दोनों स्थिति में और किसी संख्या से नहीं कट रहा है, कहने का मतलब 2 ही संख्या से कटेगा, स्वयं से कटेगा और 1 से कटेगा, बाकी और किसी अन्य संख्या से ये ना पूर्णतः विभाजित हो, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं, प्राइम नंबर्स कहते हैं। अगर बात करते हैं अभाज्य संख्याओं के लिए, यह आवश्यक है कि वे केवल 2 संख्याओं से विभाजित होती है। कितने संख्याओं से? 2 संख्याओं से। और भाज्य संख्याएं कितने से होती थी? 3 संख्याओं से होती थी। कितनी संख्याओं से होती थी? 3 संख्याओं से। और ये कितनी होती है? 2 संख्याओं से कम मतलब कि अधिक से अधिक ये खाली 2 ही संख्याओं से विभाजित होती है। कौन? ये अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। बाकी और किसी अन्य संख्या से विभाजित ना होती हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या की दो संख्या है, एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम है। क्या है? एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम अभाज्य संख्या है, अर्थात सबसे छोटी अभाज्य संख्या। क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। कौन संख्या? 2 अभाज्य संख्या। अब इसी प्रकार से हम आपको अगला टॉपिक पढ़ाएंगे। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर सभाज्य संख्याएं, क्रमागत संख्याएं आ जाए, तो ये आपको हम अगले नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको समझ में आ रहा है, ये सवाल समझ में आ रहा है, तो लाइक ज़रूर करिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। अगर नए व्यूअर हैं, नए कंपटीटर हैं, तो निश्चित तौर से आप हमारी इस वीडियो को देखिए, और आपको मैथ अगर 0 आता है तो आप मैथ में 0 से आप हीरो बन सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ जय हिंद।